Good morning, study time only. Today is Saturday, 6 June 2020, and we are going to discuss द हिंदू एनालिसिस। तो यहाँ पे हम देखेंगे हैंड रिटन नोट्स की मदद से द हिंदू के सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को, सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आज का इंफॉर्मेटिव लेक्चर रहने वाला है। तो आपको लास्ट तक इसको देखना है और कंटिन्यूसली देखते रहना है, जिससे आप चीज़ों को लिंक कर पाए। प्रीलिम्स की डेट पास आ चुकी है अब, और डेट भी अनाउंस हो चुकी है। आपके पास सिर्फ 4 मंथ है। तो आपको करना ये कि मेंस के लिए भी, प्रीलिम्स के बाद फिर मेंस के लिए बहुत कम टाइम बचता है। तो आप अगर इस तरीके से चीज़ों को फायदा जरूर मिलेगा। यहाँ पे पहली न्यूज़ है हमारी, इंडिया चाइना होल्ड टॉक एग्री टू रिजॉल्व द डिफरेंसेस पीसफुली। तो वही बात की जा रही है, देखते हैं आगे क्या निकल के लिए कंसर्न निकल के आ रहे थे इंडिया और चाइना के बीच में। तो देखिए, जैसे डोकलाम इशू हुआ था तो इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था। तो मे बी पॉसिबल कि इस बार भी ये जो कंसर्न जाहिर हुए हैं तो इसके रिगार्डिंग जो है यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछ ली जाए। तो प्रीवियसली हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। तो अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखा तो जरूर से जाइए, देखिए, उसको रिवाइज कीजिए और नोट्स बनाइए। अगर नोट्स आप लोग ये हैंड रिटन नोट चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ या पीपीटी में टेलीग्राम ग्रुप के अंदर पोस्ट कर दिया करता हूं। तो फॉर ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप आप लोग क्या कर सकते हैं कि स्टडी टाइम ओनली सर्च कर लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। जो पहला न्यूज हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे मैसिव स्पाइक इन द फॉरेन फ्लो इनटू मार्केट। तो ये क्या होता है फॉरेन फ्लो इनटू मार्केट, इसके रिगार्डिंग कुछ टर्म्स देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर हम पढ़ेंगे, देखेंगे। देन हम डिस्कस करेंगे, आगे चलते हैं आर्टिकल्स की ओर। देखिए, आज हमारा एक ही आर्टिकल है जो इम्पोर्टेंट है, वैसे यहाँ पे आ रहा है, सामने आ रहा है। तो अब देखते हैं क्या होता है। ड्राफ्ट रूल प्रोहिबिट यूज ऑफ ड्रोन। तो ड्राफ्ट रूल देखिए, यहाँ पर पहले था कि ड्रोन का यूज किया जाता था डिलीवरी पर्पज से, जैसे कि जोमेटो वगैरह हो गया, स्विगी वगैरह दिया गया है। इसने इसके ऊपर रोक लगा दिया कि छोटी सी इंफॉर्मेशन है, इसके कुछ रूल्स हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये यूएनएससी सीट वाला हम देखने वाले। देन आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लोज टू 28% ऑफ सुंदरबन डैमेज इन साइक्लोन अम्फान। तो साइक्लोन अम्फान जो आया था तो उसकी वजह से क्या नुकसान हुए हैं, तो एक पर्सपेक्टिव हम यहाँ पे देखेंगे। जो सुंदरबन फॉरेस्ट है हमारा, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, 28% डैमेज हुआ है, उसको हम देखेंगे। और किस तरीके से 12 लगभग बताया जा रहा है कि 1200 स्क्वायर किलोमीटर तक का फॉरेस्ट जो है डिस्ट्रॉय हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर इतना ही रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारा आर्टिकल है, मेसिव स्पाइक इन फॉरेन फ्लो। तो फॉरेन फ्लो के अंदर आपको समझना होगा सबसे पहले कि जो दो तरीके के मार्केट होता है, एक होता है हमारा कैपिटल मार्केट और एक होता है हमारा शेयर मार्केट। तो जो कैपिटल मार्केट होता है उसको कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई रेगुलेट करता है। और जो शेयर मार्केट होता है उसे कौन रेगुलेट करता है? सेबी करता है। सेबी का फॉर्म आपको पता होना चाहिए, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर आप लोगों ने हमारे इकोनॉमी में कोई भी प्रॉब्लम जा रही है या किसी प्रकार की किसी को भी कोई भी दिक्कत है तो जाके क्रैश कोर्स सीरीज को देख सकता है। जो 100 डे क्रैश कोर्स सीरीज था उसको एक तरीके से हम लोगों ने पॉज कर दिया था, क्योंकि प्रीलिम्स की डेट प्रीलिम्स की डेट यहाँ पे नहीं आ रही थी, इसलिए हमने पॉज कर दिया था। लेकिन अब प्रीलिम्स की डेट आ चुकी है, हमारे पास 4 महीने हैं और जो बचे हुए 50 दिन है उसको हम उसके अंदर डिस्कस कर लेंगे। एक एक पॉइंट, एक एक लेक्चर, एक एक चीज़, एक एक सारी चीज़ें मैं वहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो बिल्कुल भी आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो जल्दी जल्दी जाके देखिए। उसके अंदर मैंने पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट कवर कर लिए। ये चारों सब्जेक्ट कवर हो चुके हैं। अभी जो हमारा बचा हुआ सिर्फ हिस्ट्री वगैरह, आईआर वगैरह, सोसाइटी, ये छोटे छोटे सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं, तो उसको भी हम जरूर से कवर करेंगे। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की मैं बात करता हूँ, ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये जो आर्टिकल के अंदर है ये काफी इंपॉर्टेंट है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? मे बी पॉसिबल कुछ लोगों को पता हो, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ। इन्वेस्टिंग इन अ फाइनेंशियल एसेट ऑफ अ फॉरेन कंट्री सच एज स्टॉक, बॉन्ड अवेलेबल ऑन एन एक्सचेंज। देखिए, जनरली क्या होता है, सपोज इंडिया ने कोई बॉन्ड इशू किया, कुछ इस तरीके से किया, अभी रूमर फैल गया होगा या फिर कुछ इस तरीके से लोगों ने सजेस्ट कर रहे हैं एक दूसरे को कि यार देखो अभी जो है स्टॉक जो है बहुत ज़्यादा नीचे चल रहा है, प्राइजेस सबके नीचे है, तो अभी खरीद लेना चाहिए। अभी स्टॉक मार्केट के अंदर प्राइस लगा दिए, क्योंकि एट द एंड क्या होगा, इस सब के प्राइजेस बहुत तेज़ी से इंक्रीज होने वाले हैं।
तो ये सब लोग सजेशन दे रहे हैं एक दूसरे को। तो इससे क्या हो रहा है कि इसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है, जो फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो यही एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट थी जो आपको पता होना चाहिए। जनरली आपको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है ये पता होना चाहिए। ये शॉर्ट टर्म के लिए जो फाइनेंशियल एसेट्स जो है फॉरेन कंट्री के लिए इस तरीके से लगता है, फॉरेन कंट्री से जो आता है उसे हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जो लॉन्ग टर्म के लिए आता है उसे हम क्या कहते हैं, एफडीआई, दैट मीन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो वो एक ग्रीन एफडीआई होता है, एक ब्राउन एफडीआई होता है। ये तो सभी लोग आपको पता होगा। ग्रीन एफडीआई उसे कहते हैं जहां पे सपोज ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट हो रही है जहां पे बिल्कुल कभी इन्वेस्टमेंट हुई ही नहीं थी, उसे हम कहते हैं ग्रीन एफडीआई। बिल्कुल ग्रीन जगह पे, कहीं पे ऐसे कहीं पे इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है। ब्राउन मतलब जैसे सपोज कहीं पे बना हुआ है, आपकी पर्टिकुलर कोई सिटी है, उस सिटी के अंदर पहले से ही है, उसको आप रिनोवेट कर रहे हैं, उसको आप चेंज कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं ब्राउन फील्ड। क्लियर हो गया। चलिए, एसयू के बारे में ये दिया गया था, इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैं इसको लेके आया हूं। एसयू इंडिया क्या कर रहा था, इसको बहुत बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट करता है इंडिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर एक ड्रग होता है, इसके बारे में पता होना चाहिए, इंटरफेरोन ब्लॉकर। इंटरफेरोन ब्लॉकर क्या करता है, सिग्नली प्रोटीन होता है एक तरीके से, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या कहता है, इम्यून सिस्टम को स्टेबल रखने का काम करता है। जनरली हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि एसपीक्यू की देने से देख, कोई भी वायरस आपकी बॉडी के अंदर एकदम से इंजेक्ट होता है तो अगर उसके रोग प्रतिरोधक लड़ने की क्षमता हमारे इम्यून सिस्टम में नहीं है, या इस तरीके से वायरस उसने कभी नहीं देखा, तो वो क्या करता है, बहुत तेजी से हाइक होता है। सभी इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, हमारा एक्टिव हो जाता है हर एक चीज का। तो उससे जब हाइपर एक्टिव हो जाता है तो मे बी पॉसिबल उससे हमारे ऑर्गन फेलियर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सॉलिडेटरी ट्रायल पे था, प्रोजेक्ट के अंदर ट्रायल किया गया था, जिसके अंदर ये देखा गया था कि ये जो दवाइयाँ आप बेच रहे हैं ये कितनी कारगर हैं। तो ये इसके बारे में बात कर रहे थे। अब इसे रिज्यूम कर दिया गया है, एक छोटे से इंफॉर्मेशन थी जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा है, जो हम डिस्कस करेंगे, वो है अ राइट टाइम टू शिफ्ट फार्मा गियर्स। अभी एक बहुत ही समय है हमारे पास, बहुत ही अच्छा समय है कि जब हम फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्रीज हैं उनको इनके गियर्स को शिफ्ट करना चाहिए, एक आगे की तरफ स्टेप लेना चाहिए, एक बहुत इनोवेटिव वे में काम करना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री 110 लाख करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर है। इसका 1.7% ऑफ द ग्रॉस वर्ल्ड ट्रेड इंडिया से होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये छोटे छोटे इंफॉर्मेशन है जो आप पुट अप कर सकते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन जो राइज होता है वो राइज होता है ब्रांडिंग से रिलेटेड। जैसे कि आप देखते होंगे कोई कोई कंट्री, कोई कोई फार्मा ऐसे इंडस्ट्रीज वगैरह हैं जो अपने प्रोडक्ट को क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा ब्रांडिंग करती हैं, बहुत ज़्यादा उसका मतलब एक तरीके से अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट होता है, अलग अलग जगह पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके ऊपर रिसर्च होता है, डेवलपमेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इसकी वजह से उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। जब किसी चीज़ की आप ब्रांडिंग करेंगे, उसको बहुत ज़्यादा प्रचार करेंगे, एडवर्टाइजमेंट देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी प्राइसिंग क्या हो जाएगी, बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे एक पॉइंट निकल के आता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर जब 20 साल के लिए, तो जनरली सप्लीमेंट करने के बाद अगर कोई नया ड्रग्स वगैरह निकल के आता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के द्वारा, तो क्या होता है कि 20 साल के लिए मोनोपोली ले लेते हैं वो लोग, पेटेंट करवा लेते हैं, और वो मन चाहे प्राइस में वो अपने जो प्राइस में है वो बेचते रहते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, प्राइस बहुत तेजी से इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ कंसर्न है जो आप लिख सकते हैं अपने आंसर राइटिंग के अंदर, इसके पॉइंट्स बना लीजिए आप लोग। कंसर्न क्या कौन कौन से हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि प्राइस, एक बहुत तेजी से प्राइस इंक्रीज हो जाता है, सबसे पहला पॉइंट है। वेल एबव कॉस्ट, मतलब एक जनरल जो कॉस्ट होती है उससे ज्यादा कॉस्ट हो जाता है। अब देखिए, मार्कअप यहाँ पे कर दिया जाता है, जैसे कि हाई कर दिया जाता है, पुअर कान नॉट अफोर्ड, एक मार्कअप कर दिया जाता है कि इससे ज्यादा ही प्राइस रहेगा, इससे नीचे प्राइस नहीं हो सकता। तो वो जो मार्कअप कर दिया जाता है, जो मार्कअप होता है वो ही बहुत ज्यादा हाई होता है। तो वो मार्कअप ही जब इतना ज्यादा हाई होता है कि वो जो पुअर पीपल है उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, जब उसको बहुत जो गरीब लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा, फार्मा जो कंपनीज हैं
वो इस तरीके से डिसीज फ्री, मतलब इस तरीके से दवाई के ऊपर रिसर्च ही नहीं करती जो पुअर पीपल के लिए अवेलेबल हो, जनरली जो बहुत ही सस्ती हो। तो इस तरीके से वो इस तरीके से ना रिसर्च करती है ऐसे फील्ड में, ना उस फील्ड में डेवलपमेंट करती है। और जनरली ऐसे फील्ड में वो क्या करती है, मतलब पुअर रहता है उनका, और जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो डिसीज उनको होती रहती हो, उनके लिए कोई दवाई नहीं बन पाती, वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। टाइटल को चेंज करके डुप्लीकेट माल बेचना, ये तो बहुत पुरानी चीज़ है, ये तो आप जानते ही होंगे कि टाइटल को चेंज करते रहते हैं कुछ वगैरह। सॉल्ट जैसे कि आप लोग जानते हैं रिसर्च के अंदर क्या होता है, जनरली कुछ सॉल्ट्स डलते हैं, एक सॉल्ट है दूसरा सॉल्ट है, तो वो लोग कुछ थोड़ा एक आध सॉल्ट को चेंज करके उसको डुप्लीकेट माल बना के बेच दिया करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कंसर्न है जो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है। अब किस चीज़ की नीड है वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट से आ जाता है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। नीड यहाँ पे है हेल्थ इम्पैक्ट इन इंडिया। हेल्थ इम्पैक्ट फंड्स बनाने की जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हेल्थ इम्पैक्ट फंड तैयार कीजिए। आप ऐसा इनोवेटर अवार्ड लेके आइए, इनोवेटर जो भी इनोवेशन लाएगा उसको अवार्ड दीजिए। ऐसा नहीं कि अवार्ड की प्राइस आप बहुत ज़्यादा कर दीजिए, जनरल सी प्राइस रखिए। मेडिसिन को, हर एक मेडिसिन को रजिस्टर करवाइए, हेल्थ गेन जहाँ से हो रही हो उन सभी मेडिसिन वगैरह को। और इसके अंदर 10 एनुअल रिवॉर्ड पेमेंट रखिए कि कम से कम एक साल के अंदर 10 लोगों को एनुअल रिवॉर्ड दिया जाएगा इस तरीके से। तो एक एक तरीके से आपस में कंपटीशन भी निकल के आएगा, आपस में लोगों को कंसर्न भी नहीं होगा, उनके प्रॉब्लम्स भी नहीं होगी कि यार हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, हम लोगों ने इतना पैसा लगाया, क्या फ़ायदा, इसका जो आउटकम है उनको निकल के नहीं आया। तो ये जो होगा, ये अवार्ड ये सारी चीज़ों को कंसर्न करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप मेंशन कर सकते हैं। ये नीड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? चलिए, यूएनएससी सीट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। ये यूएनएससी सीट क्या है, 5 परमानेंट सीट है। पहले तो आपको याद रखना होगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 5 परमानेंट सीट हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स की सीट है। क्लियर? अब जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उन सभी के नाम याद होना चाहिए, कौन कौन से हैं। चाइना, यूके, यूएस, फ्रांस और रशिया। तो ये सभी के सभी आ जाते हैं, तो इनके नाम आपको पता होना चाहिए। क्लियर? चाइना, यूके, यूएस, चाइना, यूके, यूएस। चाइना तो पता ही हो, यूएस तो हो गई, यूएस है तो यूके है, फ्रांस और रशिया। रशिया, चाइना और यूएस, 3 तो आपको याद ही हो जाएंगे। फ्रांस और यूके याद करना है, यू वाले 2 हैं तो यूएस और एक यूके, तो चौथा एक फ्रांस, बस आपको याद करना है। तो इस तरीके से याद हो जाएगा। तो 5 परमानेंट सीट हो गए, 10 नॉन परमानेंट जो मेंबर है हो गए, वो चेंज होते रहते हैं। तो इंडिया अभी जो है नॉमिनेट होने जा रहा है 2021-22 के लिए। याद रखिएगा 2 साल का इसका टर्म होता है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद रखना है। तो 2 साल के टर्म्स के लिए इम्पॉइंट होने जा रहा है इंडिया। अब 5 जो परमानेंट मेंबर हैं उन सभी के पास वीटो पावर है। वीटो पावर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये है। अब देखिए, इंडिया ने फॉर परमानेंट मेंबर, इंडिया बोल रहा है कि हमको परमानेंट मेंबर बनाइए, और परमानेंट मेंबर बनाने के लिए इंडिया के कुछ पॉइंट्स दिए हैं, जैसे फेथ इन यूएन, यूनाइटेड नेशन के अंदर हम बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, उसकी पॉलिसी को लेके चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम यूनाइटेड नेशन का फॉलो कर रहे हैं। साथ में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन, एक इंडिया की जो पॉपुलेशन, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन, ऐसा कहा जाता है कि यूनाइटेड नेशन जो है डेमोक्रेटिक वे में जब वर्क कर रहा है तो इंडिया का रिप्रेजेंटेशन होना ही चाहिए, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी पॉपुलस कंट्री है। जब इतनी बड़ी पॉपुलस कंट्री है तो इतने सारे लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं हो पा रहा है, तो वो होना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो आपको याद रखना होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, फेथ इन ह्यूमन एक सेकंड दूसरा फैक्टर है। थर्ड नंबर पे साइज ऑफ द इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी का साइज भी दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, तो ये पॉइंट भी आप मेंशन कर सकते हैं। साथ में यू कंट्रीब्यूशन ऑफ यूएन पीस कीपिंग मिशन, देखिए इंडिया से सबसे ज़्यादा पीस कीपिंग मिशन जो है पीस कीपर्स के द्वारा जो है शांति दूत बन के यहाँ से गए हैं, फिर वो चाहे आर्मी पर्सनल हो, चाहे वो पुलिस पर्सनल हो, या फिर कोई, या फिर जनरल पब्लिक हो। तो ये हमारे यूएन के पीस कीपिंग मिशन में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं बहुत टाइम से, और सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज़ जो हुई हैं वो इंडिया से ही हुई हैं। मतलब इंडिया के लॉसेस सबसे ज़्यादा है यूएन पीस कीपिंग मिशन के अंदर। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बताता है कि परमानेंट बनने का अधिकारी इंडिया हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है।
अब इंडिया ने ये रखा तो इंटरनेशनल रिस्पॉन्स भी आए। अब इंटरनेशनल रिस्पॉन्स के तौर पे दो ग्रुप बनते हैं, एक G4 ग्रुप बनता है। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि G4 ग्रुप किस चीज़ से रिलेटेड है, आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी कंट्रीज है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर है इंडिया, जापान, ब्राजील एंड जर्मनी। ये क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे की परमानेंट की मेंबर के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। यूएनएससी के अंदर विथ वीटो पावर के अंदर जो है ये चाहते हैं कि इनको परमानेंट मेंबरशिप मिले। कॉफी क्लब, अब देखिए कॉफी क्लब की बात की जा रही है, हेडेड बाय पाकिस्तान, याद रखना है। इसको जो हेड है पाकिस्तान और इटली के द्वारा हेड किया जा रहा है इसे। ये जनरली अपोज करती है G4 को। वो कहती है कि आप रिफॉर्म तो करिए, आप नॉन परमानेंटशिप मेंबर्स को बढ़ा सकते हैं, आप उनको बढ़ाइए, लेकिन आप परमानेंटशिप मेंबर को मत बढ़ाइए, परमानेंट मेंबर वही रहने दीजिए, वीटो पावर मत दीजिए। इस तरीके से वो अपोज कर रही है कॉफी क्लब। कॉफी क्लब जनरली वो कंट्री है जहां से कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आप कह सकते हैं, तो इटली वगैरह इसके अंदर आ जाते हैं। क्लियर। अब ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, अनरिफॉर्म एंड अंडर रिप्रेजेंटेटिव ग्लोबल इंस्टीट्यूशन। जो आज के ग्लोबल इंस्टीट्यूशन हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, अनरिफॉर्म है, उन्हीं के अंदर रिफॉर्म नहीं हो रहा है, क्योंकि समय के साथ रिफॉर्म होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब 50 60 साल 70 साल हो चुके हैं उन सारी चीज़ों को, तो उसके अंदर रिफॉर्म आना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, ग्लोबल सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, सारी चीज़ें एक वर्ल्ड के अंदर चेंज हो रही हैं। इस हिसाब से रिफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। अंडर रिप्रेजेंटेशन जो चीज़ है, रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही है, अंडर लिखा हुआ ध्यान से आप इसको पढ़िएगा, अंडर रिप्रेजेंटेशन है। तो अंडर जो रिप्रेजेंटेशन है चीज़ें, उससे रिप्रेजेंटेशन की ओर लेके आना, जैसे WHO ने अपना अच्छा रोल प्ले नहीं किया है। अगर अभी देखें जो ग्लोबल इंस्टीट्यूट है वो इस तरीके से अच्छा रोल प्ले नहीं कर रही है, पेंडेमिक के टाइम इसने वो रोल नहीं पिए। तो ये बताया जा रहा है कि अगर ये चीज़ नहीं होती, इसका रिप्रेजेंटेशन सही तरीके से नहीं होता है, तो आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इंडिया का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडिया का जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा ये वर्ड नॉर्म्स याद रखिएगा, NORMS, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। इंडिया ने अपने टेन्योर के लिए ये बताया है, अपना ऑब्जेक्टिव रखा है, न्यू ओरिएंटेशन, याद रखिएगा आप, न्यू ओरिएंटेशन फॉर अ रिफॉर्म मल्टीलेटरल सिस्टम। तो न्यू ओरिएंटेशन होना चाहिए, रिफॉर्म होना चाहिए मल्टीलेटरल सिस्टम के अंदर, तो ये बताया जा रहा है इसके अंदर। दिस विल बी द 8th टाइम, 8वीं बार। ऐसा नहीं कि पहली बार इंडिया मेंबर बन रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बार बन रहा है, 8वीं बार बन रहा है। इंडिया को सीट मिल रही है यूनाइटेड नेशन के अंदर, नॉन परमानेंट सीट 2-2 साल के लिए मिलती है, और लास्ट टाइम 2011-12 में इंडिया बना था, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये जनरल सी चीजें हैं, प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। साइक्लोन एम्पॉन की बात करते हैं, जिसकी वजह से 28% सुंदरबन जो है डैमेज हुआ है। याद रखना है आपको, मैंग्रोव फॉरेस्ट है, आपको ये पता होना चाहिए मैंग्रोव फॉरेस्ट। और ये जो है डेल्टा से मिलके बना, किस किस के डेल्टा, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना, ये 3 रिवर जाके मिलती हैं बे ऑफ बंगाल के पास। जब बे ऑफ बंगाल में जाके गिरते हैं तो उस टाइम पे वो डेल्टा बनाती है, जो कि सबसे बड़ा डेल्टा है वर्ल्ड का, और मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। 28% जनरली बताया जा रहा है, 1200 स्क्वायर किलोमीटर जो फॉरेस्ट है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है इसके अंदर, तो ये कंसर्न जाहिर किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है, एक एस्पेक्ट इसको लिख सकते हैं। थोड़ा सा अब हम देख लेते हैं सुंदरबन के बारे में। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा इंडिया हो गया, ये सुंदरबन नेशनल पार्क है यहाँ पे। ये जो लाइन गई हुई है, मैं रेड से दिखा रहा हूँ अब आपको, ये, तो ये इधर हमारा इंडिया का पार्ट है, ये सुंदरबन। सुंदरबन जो एक तरीके से आ, है वो क्या, सुंदरबन जो डेल्टा है एक तरीके से ये, तो वो 2 पार्ट में आता है, इंडिया के अंदर आता है और एक बांग्लादेश के अंदर आता है। तो ये देखिए, बांग्लादेश के अंदर बहुत बड़ा पार्ट बांग्लादेश के अंदर आता है, और एक अच्छा खासा पार्ट इंडिया के अंदर भी आता है, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर, ये कहाँ है, कितना है, ये आपको पता होना चाहिए। लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है वर्ल्ड के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। सुंदरबन वाज मेड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1987, इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इंक्लूड कर लिया गया था। कुड बिकम द रामसर साइट जो है बन चुका है अभी। तो ये आपको पता होना चाहिए। 125 स्क्वायर किलोमीटर का वेटलैंड एरिया है, होम टू द 100 रॉयल बंगाल टाइगर्स का है। 4260 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है सुंदरबन, तो ये आपको जनरली पता होना चाहिए। तो आप मैप के अंदर अच्छा,
43% ऑफ इंडिया मैंग्रोव कवर इन द सुंदरबन। तो सुंदरबन के अंदर कवर है, याद रखिएगा, मैंग्रोव 43%। तो ये आपको पता होना चाहिए। बर्ड्स आई व्यू से आप ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते होंगे अच्छे से, ये हमारा मैंग्रोव फॉरेस्ट है, डेल्टा है। तो आप ये डेल्टा देख सकते होंगे किस तरीके से डेल्टा फॉर्म होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एक लाइन आपको पता होना चाहिए, डैम्पियर हॉग लाइन। तो ये पासिंग थ्रू द मैप डिनोट द एक्सटेंडेड द नॉर्थ मोस्टर्न लिमिट ऑफ द सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट इन 1830। तो 1830 के अंदर इसको खींची गई थी ये लाइन, विलियम डैम्पियर एंड लेफ्टिनेंट अलेक्जेंडर हॉग के द्वारा। वी आर टू सर्वेस हु मैप एरिया इन 1829। 1830 में इसको मैप किया था। तो डैम्पियर हॉग लाइन कहाँ है, याद से जनरली अगर कभी प्रीलिम्स के अंदर पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। आप यहाँ पे जो रेड लाइन देख रहे होंगे, तो ये एक तरीके से कंसर्न जाहिर किया जा रहा है कि जो रेड लाइन है तो ये बताया जा रहा है कि यहाँ से फॉरेस्ट जो कवर है हमारा डिक्रीज हो रहा है, मतलब खत्म हो रहा है, लॉस हो रहा है फॉरेस्ट, तो ये बताया जा रहा है। तो आप ये देख पा रहे होंगे कितनी तेजी से लॉस हो रहा है, अभी तो ये और ज़्यादा लॉस हो चुका है साइक्लोन अम्फान की वजह से। तो ये किस तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। तो जनरल सी चीज़ें हैं जो आपको जनरली से पता होना चाहिए। तो आज का लेक्चर यही था। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। छोटा सा लेक्चर है और फटाफट आप लोग अपनी तैयारी में जुड़ जाइए और लेक्चर को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और बस तैयारी को बेस्ट ऑफ बेस्ट रहिए। और थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।